कहानी की शुरुआत में हमें एरिस नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो नींद से जागती है। वह अपने पति के साथ सो रही होती है। एरिस बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है क्योंकि हाल ही में एक हाइकिंग ट्रिप के दौरान उसने अपने छोटे बेटे को खो दिया था। अपने बेटे की याद में वह उसका एक खिलौना लेकर चुपचाप घर से निकल जाती है। उसके पति को इस बारे में कुछ पता नहीं चलता। वह कार से जंगल की ओर जाती है। कार पार्क करने के बाद वह उस पहाड़ पर चढ़ती है जहां हाइकिंग के दौरान उसके बेटे की मृत्यु हुई थी। दरअसल उसने वहां अपने बेटे का एक छोटा सा मेमोरियल बनाया हुआ है। वह अपने साथ लाया हुआ खिलौना उस मेमोरियल के पास रख देती है। इसके बाद वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचती है क्योंकि वह अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर चुकी होती है। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, वहां रिचर्ड नाम का एक आदमी आ जाता है। वह उससे कहता है, मुझे पता है कि तुम क्या करने वाली हो। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ ताकि मेरा दिल हल्का हो सके। रिचर्ड बताता है कि जब वह ग्रेजुएशन कर रहा था तब उसके पास एक कार थी। एक दिन उसकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया। उस हादसे में उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो गई। इस घटना के बाद वह गहरे डिप्रेशन में चला गया। हालांकि समय के साथ उसने अपनी जिंदगी को फिर से जीने का रास्ता ढूंढ लिया। एरिस कहती है, तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। इसके बाद वह अपनी कहानी बताती है। वह कहती है कि एक दिन वह अपने पति और बेटे के साथ इसी जगह ट्रैकिंग के लिए आई थी। जब उसके पति एक पेड़ पर अपना और उसका नाम लिख रहे थे, उसी समय उसका बेटा मार्श मेलो रोस्ट करने के लिए लकड़ियां ढूंढ रहा था। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह पहाड़ी से नीचे गिर गया। इस हादसे में उसकी मृत्यु हो गई। एरिस बताती है कि वह आज तक खुद को इस घटना के लिए माफ नहीं कर पाई है। रिचर्ड कहता है, मैंने जो कहना था कह दिया, अब तुम जो चाहो वह कर सकती हो। यह कहकर वह वहां से जाने लगता है। एरिस का भी अब आत्महत्या का इरादा बदल चुका होता है, इसलिए वह पहाड़ से नीचे उतर आती है। जहां एरिस की कार खड़ी होती है वहीं रिचर्ड की कार भी पार्क होती है। दरअसल उसने अपनी कार एरिस की कार के बिल्कुल पास खड़ी कर दी होती है, जिसकी वजह से एरिस अपनी कार में ठीक से नहीं जा पाती। तभी रिचर्ड उसकी मदद करने के बहाने वापस आता है। उसके हाथ में एक छाता होता है, लेकिन वह साधारण छाता नहीं होता। दरअसल वह एक विशेष स्टन डिवाइस होती है जिससे बिजली का झटका देकर किसी व्यक्ति को बेहोश किया जा सकता है। रिचर्ड उसी डिवाइस का इस्तेमाल करके एरिस को बेहोश कर देता है और उसे अपनी कार में बांध कर रख देता है। कुछ समय बाद जब एरिस को होश आता है तो वह समझ जाती है कि रिचर्ड ने उसका अपहरण कर लिया है। उसके हाथ में एक स्मार्ट वॉच होती है जिसके जरिए वह पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन रिचर्ड को इसका पता चल जाता है। वह कहता है, इसका कोई फायदा नहीं है, यहाँ नेटवर्क नहीं आता, इसलिए तुम किसी से संपर्क नहीं कर पाओगी। तभी एरिस को याद आता है कि घर से निकलते समय उसने अपनी जेब में एक चाकू रख लिया था। वह चुपचाप उस चाकू को निकालकर अपने बंधे हुए हाथों को खोलने की कोशिश करती है। साथ ही रिचर्ड का ध्यान भटकाने के लिए वह उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में सवाल पूछने लगती है, लेकिन रिचर्ड कहता है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। उसे समझ आ जाता है कि एरिस उसे भावुक करके उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच एरिस अपने हाथ खोलने में सफल हो जाती है और अचानक रिचर्ड पर हमला कर देती है। हालांकि रिचर्ड उसका हाथ पकड़ लेता है। संघर्ष के दौरान कार का संतुलन बिगड़ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। हादसे के बाद दोनों कार से बाहर निकल आते हैं। एरिस के हाथ में अब भी चाकू होता है। वह रिचर्ड से कहती है, अगर तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हें मार दूंगी। रिचर्ड शांत स्वर में जवाब देता है, इसका कोई फायदा नहीं है, मैंने तुम्हें एक खास तरह का इंजेक्शन दिया है। अगले 20 मिनट में तुम पूरी तरह पैरालाइज हो जाओगी। तुम सब कुछ देख और सुन सकोगी, लेकिन अपने शरीर को हिला नहीं पाओगी। यह सुनकर एरिस वहां से भागने की कोशिश करती है। रिचर्ड उसके पीछे आवाज लगाकर कहता है, इस जंगल से भागना इतना आसान नहीं है। 20 मिनट बाद मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तब तुम कहीं नहीं जा पाओगी। एरिस अपनी स्मार्ट वॉच में 20 मिनट का टाइमर सेट करती है और जितनी तेजी से हो सके वहां से दूर भागने लगती है ताकि उसे किसी तरह मदद मिल सके। कुछ समय बाद उसके शरीर पर इंजेक्शन का असर शुरू हो जाता है। उसका एक हाथ और एक पैर काम करना बंद कर देते हैं। वह एक बड़े पेड़ की जड़ों के पास छिपकर लेट जाती है ताकि रिचर्ड उसे ढूंढ ना सके। लेकिन वहां बहुत सारी चैंटियां होती हैं जिनकी वजह से उसे अपनी छिपने की जगह छोड़नी पड़ती है। उसी दौरान रिचर्ड उसे देख लेता है। एरिस अपनी बची हुई ताकत जुटाकर रेंगते हुए नदी तक पहुंचती है और उसमें छलांग लगा देती है। नदी का बहाव बहुत तेज होता है
इसलिए वह पानी के साथ बहते हुए काफ़ी दूर निकल जाती है। तभी वह अपनी घड़ी पर नज़र डालती है और देखती है कि टाइमर में केवल 1 मिनट बचा है। उसे एहसास होता है कि यही आखिरी 1 मिनट है जिसमें उसे सुरक्षित जगह तक पहुंचना होगा। वह किसी तरह नदी से बाहर निकलती है और घास पर गिर जाती है। अगले ही पल इंजेक्शन का असर पूरी तरह हो जाता है। उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी होती है। अब वह सब कुछ देख और सुन सकती है, लेकिन अपने शरीर के किसी भी अंग को हिला नहीं सकती। इसी दौरान वहां एक बूढ़ा आदमी पहुंचता है जिसका पास ही एक फार्म होता है। वह एरिस को जमीन पर पूरी तरह असहाय अवस्था में पड़ा हुआ देखता है। वह उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एरिस चाहकर भी उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे पाती। तब बूढ़ा आदमी पूछता है, क्या तुम मुझे देख सकती हो? एरिस एक बार पलक झपकाती है, जिसका मतलब होता है हाँ। फिर वह पूछता है, क्या तुम अपने शरीर को हिला सकती हो? इस बार एरिस 2 बार पलक झपकाती है, जिसका मतलब होता है नहीं। बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि उसके साथ कुछ गंभीर हुआ है। वह उसे अपनी ट्रॉली में लाद कर घर ले जाता है ताकि पुलिस को सूचना दे सके। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। एरिस तुरंत समझ जाती है कि यह रिचर्ड हो सकता है। डर के मारे वह तेजी से पलकें झपकाने लगती है। उसकी आंखों में साफ डर दिखाई देता है। बूढ़ा आदमी महसूस कर लेता है कि मामला कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह एरिस को घर के अंदर सोफे के पीछे छिपा देता है और खुद दरवाज़ा खोलने चला जाता है। दरवाजे पर सचमुच रिचर्ड ही खड़ा होता है, जो एरिस को ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंच गया होता है। वह बूढ़े आदमी से पूछता है, क्या यहाँ कोई लड़की आई थी? बूढ़ा आदमी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। तब रिचर्ड कहता है, उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद हम दोनों के बीच झगड़ा हो गया और वह मुझसे नाराज होकर चली गई। बूढ़ा आदमी जवाब देता है, मैं तुम्हारी मदद के लिए पुलिस को फ़ोन कर देता हूँ। ये कहकर वह घर के अंदर जाने लगता है, लेकिन रिचर्ड भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर आ जाता है। बूढ़ा आदमी नाराज होकर पूछता है, तुम मेरे घर के अंदर कैसे आ गए? तब रिचर्ड रोने का नाटक करने लगता है। वह कहता है कि वह अपनी पत्नी को लेकर बहुत परेशान है। वह इतनी भावुक बातें करता है कि बूढ़ा आदमी भी उसकी बातों में आने लगता है। अब वह लगभग एरिस के बारे में बताने ही वाला होता है कि तभी रिचर्ड की जेब में रखा मोबाइल फोन वाइब्रेट करने लगता है। फोन की वाइब्रेशन सुनते ही बूढ़े आदमी को समझ आ जाता है कि रिचर्ड ने उससे झूठ बोला था। उसने कहा था कि उसके पास फोन नहीं है, जबकि फोन उसी की जेब में मौजूद था। बूढ़ा आदमी रिचर्ड से कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास फोन नहीं है, लेकिन तुम्हारी जेब में रखा फोन तो अभी वाइब्रेट कर रहा है। ये सुनते ही रिचर्ड का असली चेहरा सामने आ जाता है। वह गुस्से में कहता है, मुझे बता दो कि तुमने उस लड़की को कहाँ छिपाया है, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। बूढ़ा आदमी बिना डरे जवाब देता है, तुम कोशिश कर सकते हो। इसके बाद रिचर्ड उस पर हमला कर देता है, लेकिन बूढ़ा आदमी भी काफी ताकतवर होता है। वह रिचर्ड को जोर से धक्का देकर दूर फेंक देता है। दोनों के बीच भयंकर संघर्ष शुरू हो जाता है। लड़ाई के दौरान रिचर्ड के हाथ में एक चाकू आ जाता है और वह उसी चाकू से बूढ़े आदमी पर वार कर देता है। गंभीर चोट लगने के कारण बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। सोफे के पीछे छिपी एरिस ये सब देख रही होती है। उसे बहुत दुख होता है कि उसकी वजह से एक निर्दोष बूढ़े आदमी की जान चली गई। रिचर्ड को पता होता है कि बूढ़े आदमी ने पुलिस को फोन कर दिया था और जल्द ही पुलिस वहां पहुंच सकती है। इसलिए सबूत मिटाने के लिए वह पूरे घर में आग लगा देता है और वहां से निकलने की तैयारी करता है। उधर एरिस के शरीर में दी गई दवा का असर धीरे धीरे कम होने लगता है। सबसे पहले उसकी उंगलियां और एक हाथ काम करना शुरू कर देते हैं। वह किसी तरह खिड़की पर लगे पर्दे को हिलाने की कोशिश करती है ताकि बाहर किसी का ध्यान उसकी ओर जाए। बाहर रिचर्ड बूढ़े आदमी का ट्रक लेकर वहां से निकलने ही वाला होता है कि उसकी नज़र हिलते हुए पर्दे पर पड़ जाती है। वह समझ जाता है कि घर के अंदर कोई मौजूद है। रिचर्ड तुरंत वापस घर के अंदर जाता है और सोफे के पीछे देखता है। वहां उसे एरिस मिल जाती है। वह उसे उठाकर बूढ़े आदमी के ट्रक में डाल देता है और वहां से निकल जाता है। दरअसल रिचर्ड अब अपने पुराने केबिन की ओर जा रहा होता है। रास्ते में उसे उसकी बेटी का फोन आता है। वह खुशी से बताती है कि इस बार उसके बहुत अच्छे अंक आए हैं, इसलिए वह अपनी माँ के साथ उससे मिलने के लिए केबिन पर आने वाली है। असल में रिचर्ड कुछ दिन अकेले बिताने के लिए उस केबिन में आया हुआ था। वह अपनी पत्नी से बात करता है और कहता है कि उसे थोड़ा समय अकेले रहने की ज़रूरत है, लेकिन उसकी पत्नी कहती है, मुझे कुछ नहीं पता,
मैं और तुम्हारी बेटी आज शाम तक वहां पहुंच रहे हैं। यह सुनकर रिचर्ड बेहद परेशान और गुस्से में आ जाता है क्योंकि वह एरिस को भी उसी केबिन में ले जाने वाला था। कुछ देर बाद ट्रक का ईंधन लगभग खत्म हो जाता है, इसलिए वह एक गैस स्टेशन पर रुकता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि कार्ड पेमेंट सिस्टम काम नहीं कर रहा है, इसलिए भुगतान करने के लिए उसे अंदर जाना पड़ता है। इसी दौरान एरिस के शरीर पर दवा का असर और कम हो जाता है। अब उसका एक पैर भी काम करने लगता है। तभी एक छोटा बच्चा ट्रक के पास आता है और उसे देखकर हेलो कहता है। लेकिन इससे पहले कि एरिस किसी तरह उसे संकेत दे पाती, बच्चे की माँ वहां पहुंच जाती है। वह एरिस को देखकर महसूस करती है कि कुछ तो गड़बड़ है। एरिस बिल्कुल स्थिर पड़ी होती है और सामान्य नहीं लग रही होती। लेकिन तभी रिचर्ड वापस आ जाता है। वह ट्रक में बैठता है और तुरंत वहां से निकल जाता है। कुछ समय बाद वह जंगल के उसी इलाके में पहुंचता है जहां पहले उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। वह अपनी क्षतिग्रस्त कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। तब वह फैसला करता है कि बूढ़े आदमी के ट्रक की मदद से अपनी कार को टो करके वहां से ले जाएगा। लेकिन इससे पहले कि रिचर्ड अपनी कार को टो कर पाता, वहां एक पुलिस अधिकारी पहुंच जाता है। वह रिचर्ड से पूछता है, तुम कौन हो? रिचर्ड जवाब देता है, मेरा नाम एंड्रयू है। इसके बाद वह अपनी पहचान साबित करने के लिए अधिकारी को अपनी आईडी दिखाता है। वास्तव में उसका नाम एंड्रयू ही होता है। पुलिस अधिकारी फिर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ट्रक में बैठी ये महिला कौन है? एंड्रयू कहता है, ये मेरी पत्नी है। वह बहुत ज्यादा नशे में है। हमारा झगड़ा हो गया था जिसकी वजह से हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद पुलिस अधिकारी ट्रक के पास जाता है। एरिस उसे सब कुछ बताना चाहती है, लेकिन दवा का असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ होता। वह ठीक से बोल नहीं पाती, हालांकि उसका एक हाथ काम कर रहा होता है। वह बड़ी मुश्किल से खिड़की नीचे करती है और धीमी आवाज में कहती है, मेरी मदद कीजिए। ये सुनते ही पुलिस अधिकारी समझ जाता है कि एंड्रयू उससे झूठ बोल रहा है। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बंदूक निकाल पाता, एंड्रयू अचानक उस पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। इसके बाद वह पुलिस अधिकारी के शव को अपनी क्षतिग्रस्त कार में डाल देता है और कार को विस्फोट करके सबूत मिटाने की कोशिश करता है। फिर वह बूढ़े आदमी का ट्रक लेकर वहां से निकल जाता है। उधर एरिस ने चुपके से वह सिरिंज अपने पास रख ली होती है जिसमें पैरालाइज करने वाली दवा बची हुई होती है। वह सही मौके का इंतजार कर रही होती है ताकि एंड्रयू को वही दवा दे सके। इसी दौरान एरिस को मौका मिल जाता है और वह सिरिंज उसके पैर में चुभा देती है। लेकिन उसका अंगूठा अब भी पूरी तरह काम नहीं कर रहा होता, इसलिए वह सिरिंज का प्लंजर दबाकर दवा उसके शरीर में नहीं पहुंचा पाती। एंड्रयू तुरंत सिरिंज छीन कर फेंक देता है। इसके बाद वह एरिस को एक नाव में बिठाता है और झील के बीचों बीच ले जाता है। नाव में बैठी एरिस देखती है कि एंड्रयू के पास एक चाकू रखा हुआ है। वह किसी तरह उस चाकू तक पहुंचना चाहती है। तब वह भावुक होकर कहती है, मेरी जेब में मेरे बेटे का खिलौना है। मैं चाहती हूँ कि अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में वह खिलौना मेरे पास रहे। एंड्रयू उसकी बात मान जाता है। जैसे ही वह उसके करीब आता है, एरिस अचानक उसका चाकू छीन लेती है और उसकी गर्दन पर वार कर देती है। हमले से एंड्रयू संतुलन खो देता है और झील में गिर जाता है। उसकी बंदूक नाव में ही रह जाती है, जिसे एरिस किसी तरह अपने कब्जे में ले लेती है। एंड्रयू पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन एरिस लगातार उसकी ओर गोलियां चलाने लगती है। आखिरकार एक गोली उसे लग जाती है और वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अब एरिस नाव में उसी तरह असहाय पड़ी होती है, लेकिन तभी एरिस को एहसास होता है कि जिस नाव में वह बैठी है उसमें गोली लगने की वजह से पानी भरने लगा है। उसकी शारीरिक स्थिति अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई होती, इसलिए वह तुरंत तैर नहीं पाती। कुछ ही देर में नाव पूरी तरह पानी से भर जाती है और डूबने लगती है। एरिस भी उसके साथ झील में डूबने लगती है, लेकिन इसी दौरान उसके शरीर पर दवा का असर पूरी तरह खत्म हो जाता है और वह तैरकर पानी की सतह पर पहुंच जाती है। तभी उसकी नज़र झील के दूसरे किनारे पर पड़ती है, जहां एंड्रयू किसी तरह बाहर निकल आया होता है। वह गंभीर रूप से घायल होता है और अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है। एरिस उसके पास जाती है, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखती है और धीरे से कहती है, थैंक यू। वह ये बात इसलिए कहती है क्योंकि इस पूरी भयावह घटना ने उसे जिंदगी की असली कीमत समझा दी थी। इसी के साथ इस फिल्म की कहानी समाप्त हो जाती है।